मेरे पति जब भी काम से घर आते थे तो उनके पूरे शरीर पर खरोंच के निशान होते और एक थैली में औरतों के फटे हुए कपड़े होते थे। मैं जब उन कपड़ों के बारे में जिक्र करती तो वे घबरा जाते और हमेशा उन कपड़ों को छूने से मना करते थे। एक दिन मैंने उनका पीछा किया। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि वो तो मेरा नाम रीमा है। मेरी शादी पंकज से 6 महीने पहले हुई थी। पंकज ज़्यादा अमीर नहीं था। जमीन जायदाद न होने की वजह से पंकज एक छोटी मोटी नौकरी करके ही घर चलाता था। लेकिन मुझे यहाँ मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं एक अमीर परिवार में पली बड़ी थी और मेरे पिताजी के बड़े बड़े कारोबार की वजह से धन दौलत की जरा सी भी कमी नहीं थी। लेकिन बात जब मेरी शादी की आई तो मेरे लिए एक गरीब खानदान में रिश्ता भी मंजूर कर लिया। इसका यही कारण था कि पंकज के दादाजी मेरे दादाजी के अच्छे दोस्त थे, जिसकी वजह से हमारे बचपन में ही उन लोगों ने तय कर लिया था कि रीमा की शादी पंकज से ही होगी। खैर, अब वो लोग तो इस दुनिया में हैं नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने दादाजी की बात का मान रखते हुए मेरी शादी इसी घर में कर दी। मैंने और मेरी माँ ने बहुत कोशिश की थी ये रिश्ता ना हो, लेकिन मेरे पिताजी के आगे हमारी एक न चली। आखिर चलती भी कैसे? हमेशा से पिताजी का गुस्से वाला स्वभाव हम लोगों पर भारी पड़ता था। लेकिन इसी बीच एक बात बहुत अच्छी थी कि पंकज का स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो एक खुली और अच्छी सोच वाले इंसान थे। उनकी इसी खूबी ने उनके गरीबीपन को ऊपर नहीं आने दिया। उनके प्यार के आगे अब मैं भी झुक गई और पंकज के साथ घुल मिल गई। अब तो गरीबी मुझे भाने लगी थी। 2 वक्त का अच्छा खाना और पहनने के लिए अच्छे कपड़े और सिर पर छत, इसके अलावा क्या चाहिए था? और ये सब मुझे बखूबी मिल रहा था। पंकज की मेहनत से मैं बहुत खुश थी। मैं सोचती कि धोखे के आगे तो सच्चाई ही अच्छी है। सच्चाई और मेहनत से कमाया पैसा तो अलग ही रंग लाता है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। मुझे इस सोच से बाहर निकालते हुए मेरी सास कहने लगी कि क्या हुआ बहू, आज इतनी गहरी सोच में कहाँ डूबी हुई हो? सब ठीक है ना? तुमने आज दोपहर की चाय नहीं बनाई। तभी मैंने उनसे कहा कि माफ़ करना माँ जी, अपने विचारों में ही खोई मैं भूल गई थी। अभी बना के देती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही निकलते गए। एक दिन पंकज में मुझे एक बदलाव सा दिखाई दिया। जैसे ही वे अपने काम से वापस आए तो उनके चेहरे और हाथों पर जैसे खरोंचों के निशान थे, मानो कि किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें रौंदा हो। और जब मैंने उनके बैग को खोला तो देखा कि अंदर कुछ महिलाओं के फटे हुए कपड़े थे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मैंने पंकज से पूछा कि ये क्या हो गया है आपको, और आपके चेहरे और हाथों पर ये किस चीज़ के निशान हैं? तभी उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बस काम करते हुए यूं ही थोड़ी खरोंचे सी आ गई, तुम फिक्र मत करो। तभी मैंने उनके बैग से उन महिलाओं के कपड़ों के बारे में पूछा तो पंकज ने मेरे हाथ से बैग लेते हुए कहा कि नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल दिया। मेरी किसी भी बात का जवाब न देने की वजह से मुझे उन पर अजीब सा वहम हो गया कि पता नहीं पंकज क्या छुपा रहे हैं। दरअसल आज से पहले पंकज ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। उनके काम से लेकर घर की सारी बातें वे मेरे साथ शेयर करते थे। चाहे दुख हो या सुख, पंकज मुझसे हर काम पूछकर ही करते और हम दोनों आपस में विचार करके वह काम करते थे। लेकिन आज पंकज का यह बदला हुआ रूप देखकर मेरे तो मन में अजीब सा दुख हो रहा था कि पता नहीं क्या बात हो गई है। फिर मेरे मन में विचार आया कि ऐसे इन पर वहम करना ठीक नहीं है, क्योंकि पंकज बहुत भले इंसान थे और जब से हमारी शादी हुई है पंकज ने मुझे एक बार भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। इतनी गरीबी में भी मेहनत करके मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करने वाला इंसान था पंकज। इसीलिए मैंने उस पर शक करना ठीक नहीं समझा और मैंने मन में सोचा कि ऐसे ही काम की वजह से ये खरोंचें आ गई होंगी। और कपड़ों का क्या है, कपड़ों की ही तो फैक्ट्री में काम करते थे, कोई फटे पुराने कपड़े होंगे जो ऐसे ही घर पर ले आए होंगे। मैंने इन बातों को अनदेखा कर दिया और पंकज से कहा कि ठीक है, तुम जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तभी पंकज ने मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिला दिया। खाना खाते वक्त पंकज के चेहरे पर बिल्कुल मायूसी सी छाई हुई थी और उनकी जबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मैंने पंकज के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और बोला कि क्या कोई परेशानी है तुम्हें?
तभी पंकज ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेवजह ऐसे ही फिक्र कर रही हो। तभी मैंने पंकज से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आपके चेहरे पर यह मायूसी कैसी? आज से पहले तो मैंने यह मायूसी कभी नहीं देखी थी। तभी मेरी सास भी बोल पड़ी कि हाँ बेटा, आज तू इतना चुपचाप क्यों है? अगर तुझे कोई परेशानी है तो हमें बता सकता है। तभी पंकज ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों बेवजह मेरे ऊपर इस तरह शक कर रही हैं। पंकज की बातों से लग नहीं रहा था कि वह सच बोल रहा है, क्योंकि वह बोलते हुए अपनी नजरें झुकाए हुए था और उनकी बातों में भी हकलाहट सी थी, मानो वह हम लोगों से कुछ छिपा रहे हों। फिर मैंने पंकज पे ज्यादा जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं समझा। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगी। लेकिन पंकज ने एक रोटी खाकर खाना छोड़ दिया और बोला कि मेरा पेट भर चुका है। अब तो मुझे और भी ज्यादा दुख हुआ कि पता नहीं ऐसी क्या बात है जो पंकज को खाए जा रही है। जब से वह अपने काम से आए हैं, उनका ऐसा हाल है जो कभी नहीं हुआ था, और आज तो उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। लेकिन फिर भी मैंने पंकज से कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था मैंने 2-3 बार जब पूछा तो पंकज ने बात को टाल दिया था। अगर बार बार मैं पूछती तो बेवजह गुस्सा हो जाते। फिर मैंने अपनी सास से कहा कि जरूर कोई ना कोई बात तो है, वरना पंकज ने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। तभी मेरी सास बोली कि हाँ बेटा, लग तो मुझे भी रहा है, ऐसे तो पूछने पर वह कुछ नहीं बताता। आखिर वह तुम्हारा पति है, तुम्हारा उस पर पूरा हक है, इसलिए कमरे के अंदर तुम उससे प्यार से सब कुछ पूछना, वह तुम्हें जरूर बता देगा। मैंने अपनी सास की तरफ गर्दन हिलाई और बोला कि ठीक है माँ जी। फिर खाना खाने के बाद सब लोग जब कमरे में सोने के लिए चले गए तो मैंने पंकज का हाथ पकड़ा और बोला कि पंकज, चाहे तुम किसी भी हालत में हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा साथ देना मेरा कर्तव्य है। अगर तुम्हें कोई ऐसी बात सता रही है जिससे तुम्हारे अंदर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, हम दोनों मिलकर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तभी पंकज ने प्यार से समझाते हुए मुझे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और जब से मैं काम से लौटा हूँ तुम सवाल पर सवाल किए जा रही हो। अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें जरूर बताता, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? तभी मैंने उनसे कहा कि ठीक है, गुस्सा मत कीजिए और सो जाइए। पंकज ने कहा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, वैसे भी पूरा दिन थक चुका हूँ। अब तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं तो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि पंकज ने आज पहली बार मुझसे इस तरीके से बात की थी, वरना मेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए उनके पास समय रहता था। लेकिन आज तो वह इस तरह बात कर रहे थे मानो मैं उन्हें कभी अच्छी लगी ही नहीं थी। मैं भी सो गई। मुझे नींद तो कहाँ आने वाली थी, क्योंकि मुझे तो यही चिंता खाए जा रही थी कि पता नहीं पंकज को क्या हो गया है। नींद ना आने की वजह से मैं पूरी रात करवटें बदलती रही, और सवेरा होने पर जब मैं जागी तो देखा कि पंकज काम के लिए निकल चुके थे। जिस समय वह रोजाना काम पर जाते थे, आज उससे 2 घंटे पहले ही चले गए थे। पता नहीं ऐसा क्या आन पड़ा कि वह इतनी जल्दी चले गए, और वैसे भी कपड़े की दुकान पर काम करने वाले इंसान तो इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, और इतनी जल्दी भला कौन दुकान खोलता है जो पंकज इतनी जल्दी चले गए। वरना रोजाना तो पंकज को बोल बोल कर कहना पड़ता था कि समय हो गया है, आप काम के लिए चले जाइए। लेकिन पंकज थे कि मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं होते थे, बस हर समय मुझसे चिपके रहना और बोलते रहना कि चला जाऊंगा, इतनी भी जल्दी क्या है। लेकिन आज तो उन्होंने ना मुझे बताया और ना ही मुझे जगाया, सवेरे सवेरे ही चले गए। खैर, मैं उठकर कमरे से बाहर गई। बाहर माँ पूजा पाठ करके बैठी चाय पी रही थी। मैंने उनसे कहा कि माँ जी, पंकज क्या नाश्ता करके गए हैं? तभी वह बोली कि पंकज चला भी गया। बेटी, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो उठकर चाय बनाकर पूजा पाठ करने के बाद अभी चाय पी रही हूँ। मैंने सोचा तुम दोनों अपने कमरे में सो रहे हो। अब तो मुझे और भी ज्यादा चिंता होने लगी कि पता नहीं पंकज भूखे प्यासे किधर चले गए। मैंने पंकज के फोन पर फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। अब तो मैं पूरा दिन उनके पास फोन करती रही, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। अब तो मैं पूरा दिन उनके पास फोन करती रही, लेकिन उनका एक बार भी फोन ऑन नहीं हुआ। मैं पूरा दिन उनका इंतजार करती रही, और शाम को पंकज के आने के बाद झट से उनके पास गई और बोली
कि क्या हो गया पंकज, आज आप इतनी जल्दी कैसे चले गए, और वह भी बिना नाश्ता किए, ना ही खाना साथ लेकर गए थे। तभी पंकज ने कहा कि मैंने बाहर ही खाना खा लिया था। आज फिर उनके चेहरे और हाथों पर खरोंचों के निशान थे, जिनसे थोड़ा थोड़ा खून भी बह रहा था। मैंने पंकज से कहा कि यह सब क्या हो रहा है, आपके हाथों और चेहरे से खून भी आ रहा है और इस तरह इतने गहरे खरोंच के निशान हैं, आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी पंकज ने कहा कि कुछ नहीं, बस दवाई लगा लूंगा तो ठीक हो जाएगा, और काम की वजह से यह सब हो ही जाता है। और उन्होंने अपना बैग रखा और नहाने के लिए चले गए। मैंने अपना शक दूर करने के लिए जब बैग खोला तो उसमें फिर आज महिलाओं के फटे हुए कपड़े थे। आज तो मेरी समझ से बाहर हो रहा था कि आखिर पंकज क्या छुपा रहे हैं। मुझे पंकज पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि कल से मैं उनकी मिन्नतें कर रही हूँ और उनसे पूछने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा और ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो मैं उनकी बहुत बड़ी दुश्मन हूँ। फिर मैं बैग लेकर अपने कमरे में चली गई। वहां पर बैग रखकर वापस रसोई में आ गई और मन में विचार करने लगी कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैं रसोई से पानी लेकर गई ताकि पंकज की दवाई दे सकूं और उनके जख्मों को भरने के लिए दवाई लगा सकूं। जब मैं कमरे में जाकर देखा तो उनके बैग से वह कपड़े गायब थे। पंकज नहा धोकर बाहर आए और अपने बैग को देखा तो बोले कि वह कपड़े कहाँ गए। मैंने पंकज से कहा कि मुझे क्या पता कहाँ गए, जब मैं रसोई घर में गई थी तब तो इसी के अंदर थे, लेकिन वापस आई तो मैंने देखा कि इसके अंदर कपड़े नहीं थे। मैंने सोचा आपने निकाल लिए होंगे। अब तो पंकज का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वह चिल्लाने लगे। वह चिल्लाते हुए बोले कि मैं तो नहा रहा था, नहाते हुए कहाँ से कपड़े गायब कर देता। यह सब तुम्हारा ही काम है, कल से मेरे पीछे पड़ी हो, आखिर चाहती क्या हो तुम। फिर तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि मैं आपके पीछे नहीं पड़ी हूँ, आपकी परेशानी जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर आपको मुझसे इतनी ही तकलीफ है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती। तभी पंकज ने भी कुछ नहीं कहा और आज वो बिना खाना खाए ही सो गए। अब ऐसा रोज ही चलने लगा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तो मुझे शक होने लगा था कि पंकज क्या कर रहे हैं, कहीं वह कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। तभी एक दिन मैं सब्जी काटते हुए टीवी देख रही थी तो उसमें दिखाया जा रहा था कि शहर में औरतों की इज्जत के साथ बहुत से खिलवाड़ होते जा रहे हैं। औरतों के साथ इज्जत का खिलवाड़ करते वह लोग उनके कपड़े फाड़ देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा गुनाह इस कदर फैल रहा है कि वह पुलिस की चपेट में भी नहीं आ रहे हैं। तभी अचानक से मेरा ख्याल पंकज पर गया, क्योंकि पंकज के चेहरे और हाथों पर तो इसी तरह के निशान थे जैसे किसी के साथ जबरदस्ती करने पर लड़कियों के नाखूनों के होते हैं, और उनके बैग में भी फटे हुए कपड़े थे और पंकज की बातों से सरेआम झूठ लगता रहता था। वह तो कपड़े की दुकान में काम करते थे और कपड़े की दुकान में भला उनके निशान कहाँ से लग जाते थे। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि पंकज कुछ तो कर रहा है। तभी मैंने सोचा कि क्यों न मैं पंकज का पीछा करके सब कुछ पता लगाऊं, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने यह बात अपनी सास को नहीं बताई, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और मैंने मन में विचार किया कि कल मैं यह सब पता करके ही रहूंगी। आज पंकज जब काम से आ गए तो मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और ना ही उनसे कुछ कहा, सीधे उन्हें खाना देकर सो गई। शायद मेरे बदले बदले स्वभाव के कारण पंकज को भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे मनाने की जरा भी कोशिश नहीं की। मेरे मन में आया कि मनाए भी क्यों, पूरा दिन यह गंदी हरकतें जो करते हैं, इन्हें क्या पड़ी है इस चीज की। जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक मैंने पंकज के ऊपर कभी भी इस तरह के विचार नहीं किए थे। मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था कि भले ही गरीब खानदान है, लेकिन इतनी इज्जत और प्यार करने वाला पति देकर मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं तो बार बार अपने अच्छे कर्मों को याद कर रही थी और भगवान का धन्यवाद करती थी, लेकिन अब यह उनकी हरकत देखकर तो मेरे मन में पंकज के लिए जो आदर और इज्जत थी वह उतरने जा रही थी। फिर मैंने मन में विचार किया कि अब तो आज रात की ही तो बात है, कल सवेरे तो सारा मामला सामने आ ही जाएगा। दूसरे दिन जब पंकज काम के लिए निकल गए तो मैं भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे चल पड़ी।
थोड़ी ही दूरी पर जाकर पंकज एक गाड़ी में बैठकर चले गए। तभी मुझे लगा कि शायद वह अपने किसी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर अपने काम पर जा रहे होंगे। मैंने एक रिक्शा किया और उनकी दुकान पर जाकर देखा जहां वह काम करते थे। वहां पर जाकर देखा तो मुझे वहां पंकज कहीं भी नहीं दिखाई दिए। मैंने उस दुकान के मालिक से पूछा कि मेरे पति पंकज अभी तक नहीं आए हैं क्या? वह कहने लगा कि आपका पति आता कहाँ है? पिछले 10 दिनों से पंकज हमारी दुकान पर नहीं आ रहा है। जब हम लोगों ने उसे फ़ोन करके पूछा तो उसने बोला कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे 10-12 दिन की छुट्टी चाहिए। इसीलिए उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं ना। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? तभी मैंने सोचा कि इसके सामने कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। मैंने बहाना बनाते हुए बोला, हाँ मैं भूल गई थी, माफ़ करना साहब। ऐसा कहकर मैं चली गई। अब तो मेरे मन में पूरी तरह से शक बढ़ चुका था कि पंकज जरूर झूठ बोल रहे हैं और वह फटे हुए कपड़े और उनके चेहरे और हाथों पर निशान साफ बयां कर रहे थे कि वह किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके आते हैं। और अब तो मेरा शक पूरी तरह साफ हो चुका था, क्योंकि वह दुकान पर भी नहीं आते थे। हम लोगों से वह दुकानदार का कहकर निकलने के बाद पता नहीं लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं। उनकी इज्जत की नीलामी करते हुए जरा भी उन्हें शर्म नहीं आती। मैं तो अपने मन में पंकज के लिए पता नहीं क्या क्या विचार किए जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बार बार अफसोस कर रही थी कि इतने दिन पंकज ने जो नाटक किया था मेरे साथ अच्छा बनने का, वह टूटकर पूरी तरह चूर हो चुका था। अब तो मेरे मन में पंकज के लिए इतनी ज़्यादा नफरत भर गई थी कि मैंने विचार कर लिया कि मैं इस इंसान को तलाक दे दूंगी। जो इंसान औरतों की इज्जत खराब करते हुए जरा भी पीछे नहीं हटता, वह मेरी इज्जत क्या कर लेगा? और कल को हमारी बेटी होगी तो? और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का बाप ऐसा हो जो लोगों की लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हो। फिर मैं अपने घर की तरफ चली गई। मेरी सास ने जब पूछा कि कहाँ गई थी बहू, तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और सीधा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। और अपनी किस्मत पर नाज करने वाली आज मैं अपनी किस्मत को भी कोस रही थी कि पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे इस इंसान के साथ मिला। फिर मैंने मन में विचार किया कि मैं ऐसे ही सबको सब कुछ बोलूँगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बिना सबूत के कुछ भी बोलना सही नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि कल मैं पंकज का बिल्कुल पीछा करते हुए जहाँ पर वह जाता है वहाँ जाकर देखूंगी और सारा कुछ फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड करके ले आऊँगी और सबके सामने उनका राज खोल दूंगी। फिर मैं यह सोचकर दूसरे दिन पंकज का पीछा करने लगी और मैंने देखा कि वह एक शहर से दूर जंगल की तरफ जा रहे हैं। जंगल से थोड़ी ही दूर पर बने एक कस्बे में पंकज ने गाड़ी रोकी। उसमें से पंकज का दोस्त और वह बाहर निकले। मैं भी उनका पीछा करते हुए छुपते छुपाते सब कुछ देखने लगी। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैं पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। मैंने देखा कि पंकज कुछ औरतों के साथ वहां खड़े थे और पंकज के सामने उन औरतों ने हाथ जोड़ रखे हैं और उन औरतों की आंखों में आंसू थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जाकर सवाल जवाब करना जरूरी समझा और मैं पंकज के पास जाकर पंकज का हाथ पकड़ा और बोली कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ऐसी मासूम औरतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इनके आंसुओं और इन पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आ रही है? इन लोगों के साथ ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हारी रूह क्यों नहीं कांपी? तभी पंकज ने कहा कि तुम यह सब क्या कह रही हो? मैंने पंकज से कहा कि मैं यहाँ पर कुछ भी करूं, लेकिन तुम्हें आज मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। तभी उन औरतों में से एक औरत बोली कि बहन, आप गलत समझ रही हैं। इनके जैसा अच्छा इंसान तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। उस औरत की बातें मुझे हैरान कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तो तुम इनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी और अभी तुम इनको अच्छा बता रही हो। तभी वह औरत बोली कि दरअसल हमारी इज्जत के साथ बहुत दिनों से कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे थे, तभी से इन्होंने हमारा सहारा बनकर हमारी मदद की। एक बार यह किसी काम से यहाँ कपड़े की डिलीवरी करने आए थे, तभी इन लोगों ने हमारे साथ ऐसे होने वाली बदतमीजी को देख लिया। उसके बाद से ये अपने दोस्त के साथ रोजाना यहाँ आते हैं और जब हम लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले गुंडे लोग आते हैं तो यह लोग उनका सामना करते हैं। इनके चोट भी लग जाती है और हम लोगों के साथ खिलवाड़ करते समय जो कपड़े फट जाते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं और हमें नए कपड़े देकर जाते हैं।
फटे हुए कपड़े हम लोगों को नहीं देते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे पतियों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि हम जिस शहर और कस्बे में रहते हैं वहाँ पर बहुत ही छोटी सोच के लोग रहते हैं। वह हमें ही गलत साबित कर देंगे। हम लोग यहाँ पर बुनाई का काम करते हैं और हम लोग इसी डर के मारे अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताते थे कि पता नहीं हम लोगों के बारे में ये सब क्या सोचेंगे। और इसी का फायदा उठाकर उन गुंडे लोगों ने हमारे साथ रोजाना ऐसा काम करना शुरू कर दिया। तभी आपके पति और इनके दोस्त ने हम लोगों की इतनी मदद की है कि शायद भगवान का ही फरिश्ता समझे। यह लोग अपनी जान पर खेलकर हमारी मदद करते हैं और हमें हर रोज नए कपड़े देते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ हाथापाई में हमारे कपड़े पूरी तरह से फट जाते हैं। इन लोगों ने पुलिस वालों के साथ मिलकर उन गुंडों को पकड़वा दिया और आज यह लोग हमें यही बात बताने के लिए यहाँ आए थे। इसीलिए हम लोग इनके साथ हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहे थे और इसी खुशी के साथ हमारी आंखों में आंसू भी आ गए थे। अब तो पंकज की सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी। मुझे अपनी सोच पर घिन आ रही थी कि मैंने इतने मासूम और सच्चे इंसान के ऊपर ऐसा शक किया, जो कभी भी करना सही नहीं था। पंकज हमेशा से ही अच्छा काम करते आ रहे थे और मुझे हमेशा से ही खुश रख रहे थे। मुझे पंकज पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मैंने तो अपनी गंदी सोच के चलते इन पर पता नहीं क्या क्या शक कर लिया और बिना सोच विचार किए और बिना पूरी बात का पता लगाए पंकज के ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करने वाला। मैं पंकज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन आपको जो सजा देनी है वह दे सकते हो। तभी पंकज बोला कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब इंसान चोरी छिपे यह सब काम करता है तो सामने वाले को शक हो ही जाता है। थोड़ी बहुत मेरी भी गलती है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन मुझे भी माफ कर दो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। मैं पंकज के गले लग गई। अब मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरा शक भी दूर हो चुका था और खुदा ने मुझे इतना अच्छा पति देकर मेरी सारी जिंदगी संवार दी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।